हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वंडरफुल पोम। द नेम ऑफ द पोम इज अंकल एल्फ्रेड्स लॉन्ग जंप। क्या पढ़ रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं क्लास 7 की एंगेजिंग इंग्लिश बुक, जिसका ये 12th चैप्टर है। और ये जो पोम है ये फुल ऑफ फन एंड मस्ती है। बेसिकली इसमें आयरनी है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हंसी आने वाली है, क्योंकि हमारे घर में ऐसे एक दो कैरेक्टर होते ही होते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े अनकॉमन से होते हैं, एसेंट्रिक होते हैं, मतलब जो थोड़े डिफरेंट होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जब आप किसी को कोई चैलेंज देते हो, अच्छा ये तुम लोग तो बड़ा बोलते हो ना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, चलो ये करके बताओ, और आप बड़ी ईगो पे ले लेते हो कि हाँ मैं क्यों नहीं कर सकता, और जब करते हो तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, राइट? सिचुएशन जो है बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। तो ऐसे ही एक सिचुएशन पढ़ने वाले हैं हम इस पोम में। द नेम ऑफ द पोम वंस अगेन इज अंकल एल्फ्रेड्स लॉन्ग जंप। अंकल एल्फ्रेड की लॉन्ग जंप, and it has been written by Gareth Owen. Now before we start to read this poem, we will know something about our poet. Gareth Owen was an English writer, actor and director. तो ये English writer भी थे, actor भी थे और director भी थे। Actor थे ये, है, looks good. He had worked as a factory worker, bookseller, gardener, a school teacher and a teacher of drama. तो इनकी लाइफ जो है हमेशा से बहुत ज़्यादा लाइक फुल ऑफ क्या बोलते हैं, स्टार्स नहीं थी। उनकी जो लाइफ थी, ही स्टार्टेड हिज लाइफ, एक फैक्ट्री में काम किया इन्होंने, बुक सेलर का काम किया है, गार्डनर का काम किया है, एक स्कूल टीचर का काम किया और एक ड्रामा टीचर का भी काम किया है। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर से चीज, Mr. Chips and the Silver Chicken and Ruby and the Dragon. Now all these, they sound very interesting, right? Like say cheese, Mr. Chips and the Silver Chicken. Mr. Chips and the Silver Chicken is one book that I haven't read and I'm going to read it and tell you in my next video how did I find it. So ये इनके काफ़ी सारे फेमस राइटअप्स, मतलब फेमस राइटिंग्स थे। अब हम क्या देखने वाले हैं, एक छोटा सा नोट जो पोम स्टार्ट करने के पहले बुक में हमें दिया गया है। There are often a few members in our families who say and do things that we consider eccentric. So बहुत बार ऐसा होता है, हमारी फैमिली के कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कुछ ऐसा कहते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो कि हम हमेशा जो है ना, हमारे लिए स्ट्रेंज होता है वो बड़ा। Do you have such a relative? कोई आपका ऐसा रिलेटिव है जो बहुत ही अजीब अजीब काम करता है, जिससे हमें लगता है यार ये कितने अजीब हैं। Read a poem about a man who ends up with broken bones because of his eccentric behavior. अब हम एक ऐसे ही आदमी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कुछ थोड़े अजीब से थे और उसकी वजह से बेचारे को हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो क्या हुआ होगा, थोड़ा बहुत तो आप गेस कर पा रहे होगे, क्या नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, हम पोम पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी पोम। When Mary Rand won the Olympic long jump, my Aunt Hilda paced out the distance on the pavement outside her house. So यहाँ पे मैरी रैंड के बारे में आपको पहले कुछ पता होना चाहिए। मैरी रैंड वॉज अ ब्रिटिश एथलीट। मैरी रैंड जो है एक ब्रिटिश एथलीट थी। She was the first British woman to win an Olympic gold medal. ये पहली ब्रिटिश महिला थी जिनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था। She won it in the 1964 Summer Olympics held in Tokyo. और उन्हें ये अवार्ड कब मिला था, उनको ये जो गोल्ड मेडल है ये कब मिला था? 1964 के समर ओलंपिक्स में, जो कि टोक्यो में हुआ था। तो अब क्या हुआ, she was the first ever woman who won this Olympic medal for this athlete thing. She was an athlete. So now this poem starts with Mary Rand. So when Mary Rand won the Olympic long jump, तो जब मैरी रैंड ने ये ओलंपिक का लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता, My Aunt Hilda paced out the distance. तो My Aunt Hilda, so पोएट बोल रही है जो मेरी आंट थी जिनका नाम था हिल्डा, paced out the distance. What is the meaning of paced out? Measured out the distance by taking steps. तो लॉन्ग जंप में उन्होंने जितने भी मीटर लॉन्ग जंप किया था, तो she paced out the distance. उन्होंने उतना पूरा मेजर किया ऑन द पेवमेंट आउटसाइड हर हाउस। तो मान लो अगर जैसे ये अगर उनका हाउस है, ओके, लेट्स से ये अगर उनके हाउस है, सो आगे जो पेवमेंट था उसमें उन्होंने पूरा मेजर किया। अच्छा, सो मैरी रैंड ने इतने मीटर्स जो हैं पूरा लॉन्ग जंप किया है, तो उन्होंने उसको मेजर करके रख दिया।
लुक एट दैट, शी शाउटेड चैलेंजिंगली, उन्होंने बोला ये देखो, सबको चैलेंज करते हुए शाउट किया उन्होंने। एट द डस्टमैन, द मिल्कमैन, द ग्रोसर, तो जो आपका डस्टमैन होता है, जो मिल्कमैन होता है, या जो ग्रोसर होता है, ग्रोसर मतलब सब्जी भाजी वाला, उन सबको चैलेंज करते हुए कहा, टू Jehovah's witnesses and a male Saint Bernard who happened to be passing। तो कौन कौन लोगों ने सुना उनका चैलेंज? डस्टमैन, मिल्कमैन, ग्रोसर, टू Jehovah's witnesses। Jehovah's witnesses मतलब a Christian denomination with many beliefs that are different from mainstream Christianity। So यहाँ पे क्या है? एंड अ मेल सेंट बर्नार्ड मतलब अ लार्ज पावरफुल ब्रीड ऑफ डॉग्स। तो उनके सामने दो जो थे जेवनास विटनेसेस थे, मतलब जो क्रिश्चियनिटी जो होती है ना उसको फॉलो करते हैं, उसकी बिलीफ को सारे फॉलो करते हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट होते हैं। प्लस वहाँ पे एक डॉग भी था सेंट बर्नार्ड who happened to be passing। ये सारे लोग वहां से गुजर रहे थे। आंट हिल्डा फुल ऑन एक्साइटेड, वो बाहर आई और उन्होंने क्या बोला, देखो देखो कितना बड़ा जो एक डिस्टेंस है वो मेरी रैन ने जंप किया है, देखो इस चीज को। सो a girl did that। If you men are so clever, let's see what you can do। उन्होंने बोला एक लड़की ने ये कर दिखाया। यहाँ पे वो एग्जैजरेट कर रही है, यहाँ पे वो बता रही है देखो एक लड़की ने कर दिखाया है। और अगर तुम मेन जो हो, जो अपने आप को इतना क्लेवर समझते हो, जो तुम्हें लगता है तुम हर काम कर सकते हो, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। तो उन्होंने जो है पेमेंट को नाप लिया था, उन्होंने बोला चलो मुझे जंप करके बताओ। Nobody took up the challenge। किसी ने वो चैलेंज नहीं लिया। Until Uncle Alfred trudged home tired from the office। फिर क्या हुआ, अंकल एल्फ्रेड जो थे उनके हस्बैंड, वो घर वापस आए। ट्रज्ड होम मतलब हैवी फुटेड, जब आप बहुत थक जाते हो, कैसे एकदम हैवी फुटेड वे में जो चलते हैं उसे बोलते हैं ट्रज्ड। ओके, सो ही ट्रज्ड होम एक्सट्रीमली टायर्ड आस्किंग फॉर टी। उन्होंने बोला, जैसे ही घर आए उन्होंने अपना ब्रीफकेस रखा और बोला चाय पिला दो। Our Mary did that। देखो हमारी मैरी ने कर दिखाया। Said Auntie Hilda proudly pointing from the lamppost to the rose bush by her gate। तो उन्होंने बोला हमारी मैरी ने करके दिखाया। और उन्होंने, अंकल एल्फ्रेड ने सिर्फ चाय मांगी थी, उन्होंने बोला बताया वो जो डिस्टेंस था लैम्प पोस्ट से लेके रोज बुश तक। तो लैम्प पोस्ट जहाँ पे था वहाँ से जो उनकी रोज की जो बुशेस थी, तो वो पूरा एरिया था जिसमें मैरी रैन ने उतना लंबा एरिया लॉन्ग जंप में क्रॉस किया था। To the rose bush by her gate। तो उन्होंने बोला you men are so clever, let's see how near that rose bush you end up। तो उन्होंने कहा तुम मैन तो अपने आप को बड़ा क्लेवर समझते हो, let's see कि तुम जब जंप करोगे तो कितना नियर पहुंच पाते हो। दैट मतलब कितने वो रोज बुश के पास, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, वहां से देखते हैं रोज बुश के कितने पास तक पहुंच पाते हो तुम। His honor and manhood at stake। Uncle Alfred put down his bowler, his briefcase and his brownie and launched himself into a 50-yard run-up। अब अंकल की तो इज्जत पे आ गई, डिग्निटी पे आ गई। His honor and manhood at stake। manhood मतलब the qualities that tell you that you are a man, you are a man, you can do anything। तो उनका ऑनर, उनकी डिग्निटी, उनकी रेस्पेक्ट तो अब तो स्टेक पे आ गई, मतलब दाव पे लग गई थी। अंकल एल्फ्रेड ने, जहां वो अभी इतने टायर्ड थे कि वो बेचारे एक कप चाय मांग रहे थे, उन्होंने रखा अपना बाउलर मतलब जो उन्होंने एक हैट पहनी हुई थी उस हैट को निकाल के उन्होंने रखा। हिज ब्रीफकेस एंड हिज ब्रोली, उन्होंने अपना ब्रीफकेस रखा और जो ब्रोली मतलब जो अम्ब्रेला वो कैरी कर रहे थे वो सब उन्होंने वहां पे रखा। एंड लॉन्च्ड हिमसेल्फ इनटू अ 50-yard रन अप। लैम्प पोस्ट के पीछे गए, 50 यार्ड्स का उन्होंने रन अप लिया। End up at that rose bush, he puffed mockingly, I'll show you where I'll end up। End up at that rose bush मतलब उन्होंने आंट हिल्डा से क्या कहा, उस रोज बुश तक जाना है, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। He take off from the lamp post was a thing of beauty। तो जब वो लैम्प पोस्ट से गए, जो उन्होंने छलांग मारी, इट वॉज अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब क्या नज़ारा था वो। बट वेयर ही एंडेड अप वॉज इन द रॉयल इन्फर्मरी। लेकिन वो रोज बुश तक नहीं पहुंचे, वो कहाँ पहुंचे, रॉयल इन्फर्मरी मतलब रॉयल हॉस्पिटल तक पहुंचे। विद बोथ लेग्स इन प्लास्टर, जहाँ उनके दोनों जो पैर थे वो टूट चुके थे, दोनों पैर में प्लास्टर डल चुका था। Some kind of record
he said proudly to the bone specialist. While through long nights in a ward full of coughs and snoring, he dreamed about the washing line and of how to improve his high jump technique. Some kind of record. तो अब जो उनको बोन स्पेशलिस्ट देखने आए थे, चेक करने आए थे, उन्होंने क्या कहा उनसे? Some kind of record it was. कुछ तो रिकॉर्ड बना मैंने। वहाँ की जो लॉन्ग नाइट्स थी, क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर है, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट फन, तो वहाँ की जो लंबी लंबी रातें उन्हें गुजारनी पड़ रही थी इन अ वार्ड फुल ऑफ कफ्स एंड स्नोरिंग, और एक ऐसे वार्ड में जहाँ कोई खांस रहा है, कोई खर्राटे ले रहा है। ही ड्रीम्ड अबाउट द वॉशिंग लाइन। वो किसके बारे में ड्रीम कर रहे थे? वॉशिंग लाइन। वॉशिंग लाइन क्या होती है? जो आप कपड़े सुखाते हो, तो वो जो एक तार होता है उसके बारे में सोच रहे थे। एंड हाउ टू इम्प्रूव, मतलब उनको लगा इससे हाई जंप करना है, और उन्होंने सोच रहे थे वो मन में क्या कि हाउ टू इम्प्रूव माई लॉन्ग जंप हाई जंप टेक्निक। ये जो मेरा हाई जंप टेक्निक है, इसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। बेसिकली एक बार ट्राई किया, हॉस्पिटल में पहुंच गया, अभी क्या सोच रहे हैं? मैंने तो अच्छा करा, बहुत ही अच्छा जंप किया है मैंने, और अब मेरे को ना अपनी टेक्निक पे थोड़ा काम करना चाहिए और बेटर करना चाहिए, और दूसरी बार भी हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। सो दैट वाज इट। दिस वाज अ वेरी शॉर्ट पोम, वेरी इजी, nothing difficult, but it had a lot of fun. Why? Because it had irony, like a girl did that, या फिर some kind of record. Now some kind of record is like an exaggeration, कि हाँ भैया तुमने तो बड़ा रिकॉर्ड बना लिया। वॉज देयर एनी रिकॉर्ड? नो। लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम? आयरनी बोलते हैं। जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो जिसमें आप sarcastically क्या ऐड कर रहे हो, बेसिकली उसका ऑपोजिट बोलना चाहते हो। जैसे हाँ तुमने तो बड़ी पढ़ाई करी है सुबह से, जब आपने 5 मिनट पढ़ाई करी हो तो मम्मा ने क्या बोला? बहुत सुबह से तो तुम एकदम पढ़ ही रहे हो। इसका मतलब ये क्या है? ये एक sarcastic कमेंट है, आयरनी है ये। क्लियर? सो दिस वाज आवर पोम। नाउ वी आर गोइंग टू सी द समरी ऑफ दिस पोम. Uncle Alfred's Long Jump is a poem written by Gareth Owen, which is humorous and is based on a man, Uncle Alfred, who ends up with broken bones because of his eccentric behavior. तो Uncle Alfred's Long Jump ये एक पोम है जिसको गैरेथ ओवन ने लिखा है। वो बहुत ही ह्यूमरस है, बहुत मजाकिया है, और ये एक आदमी पे बेस्ड है जिनका नाम है अंकल एल्फ्रेड, जो कि एकदम जिनकी हड्डियां टूट जाती हैं बिकॉज ऑफ हिज एसेंट्रिक बिहेवियर। एसेंट्रिक बिहेवियर मतलब क्या होता है? जिसमें आप जो हो बहुत ही अनकॉमन बिहेवियर होता है, स्ट्रेंज बिहेवियर के कारण जो है वो ही एंड्स अप इन दी हॉस्पिटल। अब होता क्या है? Mary Rand was a British athlete who became the first British woman to win an Olympic gold medal. So Mary Rand एक British athlete थी who became the first British woman to win an Olympic gold medal. After her achievement, Aunt Hilda measured the distance she jumped on the pavement outside her house and shouted challengingly to the men on the streets that if men are so clever, then let's see if they can do what Mary Rand did. तो Aunt Hilda ने क्या किया? She measured the distance. She jumped. तो जो मैरी रैंड ने जितना डिस्टेंस जंप किया था उन्होंने उसको मेजर किया अपने पेवमेंट पे आउटसाइड हर हाउस, और उन्होंने जितने भी वहां पे सामने मेन थे उन पे चैलेंजिंगली शाउट किया क्या कि अगर तुम इतने क्लेवर हो तो कम एंड सी इफ यू कैन जंप जस्ट लाइक मैरी रैंड डिड. When no men accepted the challenge, Uncle Alfred put down his hat and umbrella and launched himself from the lamp post to reach the rose bush, but ended up with broken legs in a hospital. तो जब किसी भी मैन ने एक्सेप्ट नहीं किया और आंट ने अंकल को चैलेंज किया तो उन्होंने अपना हैट रखा, ब्रीफकेस रखा, अम्ब्रेला रखा और वो गए 50 यार्ड का एक रानअप लिया और लैम्प पोस्ट से उन्होंने लगाई छलांग, पर पहुंचे कहाँ? हॉस्पिटल. ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. वो बड़े प्राउड फील कर रहे थे दैट ही ट्राइड एटलीस्ट, कि उन्होंने ट्राई किया एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ आइडियाज टू इम्प्रूव हिज हाई जंप टेक्निक. और वो सोचने लगा अच्छा तो ये मेरे को जो हाई जंप टेक्निक है मेरा, इसको मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ. एंड दैट इज इट. दिस वॉज द समरी. अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो ये जो पोम है आपकी, इसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं करी गई है, बिकॉज एक में समवेयर अराउंड 20 कुछ लाइन्स हैं, और मतलब आपकी जो यहाँ पे जो लाइन्स हैं इसमें कोई ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया गया है.
पोएटिक डिवाइसेस, अब इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस, जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज की है, सबसे पहला है हाइपरबली। हाइपरबली मतलब क्या होता है? एग्जैजरेशन। ओके, आयरनी और हाइपरबली इसमें बहुत ज्यादा यूज्ड है। तो हाइपरबली मतलब एग्जैजरेशन। अ गर्ल डिड दैट, सम काइंड ऑफ रिकॉर्ड, ये सब क्या है? ये हाइपरबली है। तो हम इसके एग्जांपल्स क्या देखेंगे? हिज ऑनर एंड मैनहुड एट स्टेक, उसका ऑनर और मैनहुड स्टेक पे था, तो ये इतना एग्जैजरेशन की तो जरूरत नहीं थी। सो द पोएट एग्जैजरेट्स द सिचुएशन शोइंग दैट अंकल कुड टेक स्मॉल इश्यू वेरी सीरियसली। तो पोएट एग्जैजरेट करते हुए क्या बता रहा है कि अंकल ने एक छोटा सा इश्यू को इतना दिल पे ले लिया, एकदम सीरियसली ले लिया। दूसरा हाइपरबली क्या है? अ गर्ल डिड दैट। यहाँ पे जो पोएट है फिर से एग्जैजरेट कर रहा है, दैट जस्ट अ गर्ल कुड डू सच अ बिग थिंग। अब हम जब आयरनी की बात करते हैं तो सम काइंड ऑफ रिकॉर्ड, हाँ भैया बड़ा तुमने रिकॉर्ड सेट कर लिया, जैसे यहाँ पे तो कोई रिकॉर्ड सेट ही नहीं किया था, लेकिन आप sarcastically एक कमेंट दे रहे हो सामने वाले को। तो सम काइंड ऑफ रिकॉर्ड मतलब क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आयरनी। अंकल एल्फ्रेड्स एक्सीडेंट वाज नॉट अ रिकॉर्ड एट ऑल। क्या वो कोई रिकॉर्ड था? हाँ रिकॉर्ड था बिल्कुल, कि एक आदमी ने बिना प्रैक्टिस के लिए एक जंप ट्राई किया और क्या तो हॉस्पिटल में एंड हुए, बट अ फेल्ड अटेम्प्ट। वो एक रिकॉर्ड नहीं था, ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था, इन विच ही एंडेड अप विद हिज लेग्स इन अ प्लास्टर कास्ट। और इसमें क्या हुआ? वो बेचारे हॉस्पिटल पहुंच गए जिसमें दोनों पैर जो थे वो प्लास्टर लग गया उसके ऊपर। आंसर द क्वेश्चंस इन अ फ्यू लाइन्स। Why did Aunt Hilda challenge everyone she came across to equal Mary Rand's Olympic record? Aunt Hilda ने जैसे ही देखा कि मैरी जो है, मैरी रैंड ने इतना बड़ा एक अचीवमेंट जो है वो पाया है, तो उन्होंने सारे मेन को चैलेंज क्यों किया? In Aunt Hilda's opinion, men feel that they are extremely clever and consider themselves as superior to women. तो आंट हिल्डा के ओपिनियन में लड़कों को ये लगता है, मेन को ये लगता है कि वो ना बड़े ही चतुर हैं, दे आर एक्सट्रीमली क्लेवर, और वो वुमेन से सुपीरियर है, मतलब वुमेन कुछ नहीं कर सकती और मेन सब कुछ कर सकते हैं। सो When Mary Rand won a gold medal in the Olympic long jump, तो मैरी रैंड को जब ओलंपिक लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल मिला, she was too proud of her and challenged each man. उनको बहुत प्राउड हुआ उसके ऊपर, उन्होंने हर आदमी को चैलेंज किया। she came across मतलब वो जिससे मिली, she came across मतलब वो जिस भी इंसान से मिली, जिस भी मेन से मिली, उन सबको उन्होंने चैलेंज किया टू इक्वल मैरी रैंड्स ओलंपिक रिकॉर्ड, कि चलो उसकी जैसा करके बताओ। सो ये उन्होंने क्यों किया? बिकॉज मेन जो हैं, एक तो वो खुद को बहुत क्लेवर समझते हैं, दूसरा उन्हें लगता है कि वुमेन जो है वो इन्फीरियर है और मेन सुपीरियर है। तो उन्होंने क्या बोला कि चलो तुम इसका इक्वल करके बताओ, इसका जो चैलेंज है उसे बीट करके बताओ। नेक्स्ट इज whom did she challenge to equal Mary's record? उन्होंने किस किस को चैलेंज किया मैरी के रिकॉर्ड को इक्वल करने के लिए? So she challenged each man she came across to equal Mary Rand's Olympic record. उन्होंने हर इंसान जो भी सामने आया, कौन कौन था उसमें? मिल्कमैन था, देन देयर वाज जो गार्बेज कलेक्ट करता है वो भी था, उसके बाद देन देयर वाज हिज हस्बैंड और इवन अ डॉग सेंट बर्नार्ड, ही वाज पासिंग बाय। उन्होंने उसको भी चैलेंज करा, करके बताओ। Give an example of hyperbole used in the poem other than the one mentioned. Explain it in your own words. तो hyperbole का एक example आपको अपने मन से देना है जो पोम में लिखा हुआ है। तो पोम में आपको ऑलरेडी एक तो दिया हुआ है, अब हम यहाँ पे दूसरा देखेंगे। A girl did that. ये एक और एग्जाम्पल है हाइपरबली का। Here the poet exaggerates that just a girl could do such a big thing. कि मतलब एक लड़की ने कर दिखाया, तो ये एग्जैजरेशन है। हाइपरबली मतलब क्या होता है? बड़ा चढ़ा के बात को करना। Explain the use of irony in the lines. He dreamed about the washing line and of how to improve his high jump technique. अब यहाँ पे irony है कि उन्होंने ट्राई किया और जाके हाथ पैर तुड़वा लिए उन्होंने अपने, और कहाँ पे हैं वो? हॉस्पिटल में, और वो ड्रीम कर रहे हैं अबाउट हाउ टू इम्प्रूव हिज टेक्निक, मतलब ही बिलीव्स दैट ही हैज़ डन रियली वेल। अंकल एल्फ्रेड बिलीव्स कि उन्होंने बहुत ही अच्छा जंप किया, बस थोड़ा इम्प्रूवमेंट, थोड़ा ज़रा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे ऑफकोर्स आयरनी है, मतलब ये एक sarcastic लाइन थी। In the above lines, the poet says that although Uncle Alfred was a total failure in high jump and ended up being in a hospital, he was still thinking about the washing line and how to improve his high jump technique. वो अभी भी सोच रहे थे कि ओके वो जो लाइन है उस तक उसे क्रॉस करना और किस तरीके से वो अपना जो टेक्निक है इनको इम्प्रूव करें, जबकि he was a total failure and he landed up in a
हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर द क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब हमें एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, मतलब पोम की कुछ लाइंस दी हुई है, उस पे बेस्ड हमें आंसर्स लिखने हैं। His honor and manhood at stake. Uncle Alfred put down his bowler, his briefcase and his brolly. अब ये कब हुआ था? जब आंट हिल्डा ने अंकल को चैलेंज किया और अंकल जो थे वो एकदम जोश में आ गए, उनके तो इज्जत का सवाल आ गया था। तो उन्होंने क्या किया? उठाई अपनी कैप, हैट रखी अलग से, ब्रीफकेस रखा और अपना अम्ब्रेला रखा। तो अब क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक अंकल एल्फ्रेड इज? इन वॉट वे वॉज इज ऑनर एंड मैनहुड एट स्टेक? तो अंकल एल्फ्रेड तुम्हें कौन लगता है, कौन है वो? अंकल एल्फ्रेड इज आंट हिल्डाज हस्बैंड। अंकल एल्फ्रेड कौन है? वो आंट हिल्डा के हस्बैंड हैं। हिज ऑनर एंड मैनहुड वॉट एट स्टेक बिकॉज हिज वाइफ हैड चैलेंज्ड हिम टू इक्वल मैरी रैंस ओलंपिक रिकॉर्ड, हु वॉज अ वुमन एंड बीइंग अ मैन ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ सुपीरियर टू अ वुमन। तो अंकल एल्फ्रेड जो है वो आंट हिल्डा के हस्बैंड है। तो यहाँ तक हमने समझा और इसको यहाँ पे रोक दिया। सेकेंड क्वेश्चन है कि किस तरीके से उनका ऑनर और मैनहुड जो था वो स्टेक पे था। हिज ऑनर एंड मैनहुड वॉज एट स्टेक। उनका जो ऑनर है और जो उनका मैनहुड है वो दाव पे लगा था, बिकॉज क्योंकि उनकी वाइफ ने उन्हें चैलेंज किया था, बिकॉज हिज वाइफ हैड चैलेंज्ड हिम टू इक्वल मैरी रैंस ओलंपिक रिकॉर्ड, कि तुम मैरी रैंड के जितना करके बताओ। Who was a woman? क्योंकि मैरी रैंड एक वुमन थी और बीइंग अ मैन अंकल अपने आप को वुमन से सुपीरियर समझते थे, एंड बीइंग अ मैन ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ सुपीरियर टू अ वुमन। इसीलिए उनकी जो पूरी जो डिग्निटी थी, उनका जो मैनहुड था वो स्टेक पे था, बिकॉज उनके हिसाब से कि एक वुमन ने मुझे चैलेंज दिया है कि एक वुमन के चैलेंज को तोड़ना है। ओके, Now, what was his condition when he returned home? जब वो वापस घर आए थे ऑफिस से, तब उनकी क्या कंडीशन थी? He was extremely tired and he asked for a cup of tea. So, when he returned home, he was extremely tired and sat in want of some tea. And sat मतलब वो वहाँ पे आके बैठ गए, in want of some tea मतलब थोड़ी सी चाय की उम्मीद में। What did he do after taking up the challenge to defend his honor and manhood? उन्होंने क्या किया? जैसे ही उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो उन्होंने क्या किया? To defend his honor and manhood, अपने ऑनर और अपने मैनहुड को डिफेंड करने के लिए he put down his hat, briefcase and umbrella and launched himself into a 50-yard run up for a long jump. तो अपने मैनहुड को, अपने जो क्या ऑनर को डिफेंड करने के लिए उन्होंने अपना हैट रखा, ब्रीफकेस रखा, अपना अम्ब्रेला रखा और बाहर गए और 50 यार्ड का एक फटाक से रन अप लिया फॉर अ लॉन्ग जंप, मतलब लॉन्ग जंप करने के लिए दौड़ पड़े वो। Describe his attempt to take on the challenge. Was he successful? अब ये जो चैलेंज उन्होंने लिया, तो ये जो चैलेंज था उन्होंने किस तरीके से लिया और क्या वो सफल हुए? He launched himself into a 50-yard run. उन्होंने अपने आप को एक 50 यार्ड के रन में लॉन्च किया, up for a long jump to reach the rose bush, but ended up with broken legs in a hospital. तो उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया 50 यार्ड रन अप के लिए, for a long jump, एक लॉन्ग जंप के लिए, to reach the rose bush. और उनकी डेस्टिनेशन क्या थी? उनको कहाँ तक जाना था? गोल था उनका रोज बुश। लेकिन क्या हुआ? But ended up with broken legs in a hospital. लेकिन टूटे हुए पैरों के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए। Some kind of record, he said proudly to the bone specialist. What record did the speaker set? उन्होंने bone specialist से क्या बोला? Some kind of record. एक रिकॉर्ड सेट किया है मैंने। किस तरीके का रिकॉर्ड था ये? The speaker did not set any record at all, but a failed attempt to perform a long jump and ended up with his legs in a plaster cast. ये जो हमारे स्पीकर हैं, जो उन्होंने किसी तरीके का रिकॉर्ड सेट नहीं किया, बट एक फेल्ड अटेम्प्ट था उनका, मतलब वो बिल्कुल नाकामयाब रहे टू परफॉर्म अ लॉन्ग जंप, एंड कहाँ एंड अप हुए? एंडेड अप इन अ हॉस्पिटल विथ हिज लेग्स इन अ प्लास्टर कास्ट। प्लास्टर कास्ट मतलब जो प्लास्टर चढ़ता है ना, वही। Whose record was he referring to in the context of his own? तो वो अपने रिकॉर्ड के साथ में किसके रिकॉर्ड की बात कर रहे थे? He was referring to Mary Rand's record in the context of his own. अपने रिकॉर्ड के कॉन्टेक्स्ट में वो मैरी रैंड के रिकॉर्ड की बात कर रहे थे।
Where did the conversation take place? Describe the place. ये जो पूरा conversation था ये हुआ कहाँ पे था? ये conversation हुआ था हॉस्पिटल के एक वार्ड में, जहाँ पे या तो लोग स्नोर करते हुए सुनाई देते थे और या तो वो लोग जो हैं कफ करते हुए सुनाई देते थे. So the conversation took place in an infirmary. Infirmary मतलब hospital. In a ward full of people, यहाँ पे डबल ए नहीं आएगा. In a ward full of people who were either coughing or snoring. एक एकदम वार्ड में ये कॉन्वर्सेशन हुआ था जहाँ पे भरे हुए थे लोग, या तो कफ कर रहे थे या तो स्नोर कर रहे थे. What did the speaker dream about afterwards? जो हमारे स्पीकर हैं बाद में वो क्या सोच रहे थे, किस चीज़ के बारे में ड्रीम कर रहे थे? The speaker dreamed about the washing line. वो वॉशिंग लाइन के बारे में ड्रीम कर रहे थे. And the different ideas to improve his high jump technique. तो जो हमारे स्पीकर हैं, he dreamed about the washing line and the ideas to improve his high jump technique. अब है think and answer. Why do you think Uncle Alfred accepted the challenge readily and even talked about his broken bones with pride after he was injured? कि तुम्हें क्यों लगता है अंकल एल्फ्रेड ने ये जो है ना एकदम फटाक से ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, और जब पैर टूट गए उनके उसके बाद भी वो अपने टेक्निक के बारे में इतना प्राउडली क्यों बात कर रहे थे? The challenge in the poem Uncle Alfred's long jump was to make a long jump from the pavement of the house to the red rose bush at the gate. Challenge क्या था? That he had to make a long jump. उनको एक long jump लेना था. कहाँ से? From the pavement of the house. लैम्प पोस्ट जो था वहाँ से लेके रोज बुश तक, जो कि गेट के पास में था, वहाँ तक उनको एक लॉन्ग जंप करना था. Uncle accepted this challenge readily because his honor and manhood was at stake. उन्होंने ये चैलेंज बहुत रेडिली एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था. उनकी जो थी मैनहुड मतलब उनकी जो मर्दानगी थी वो दाव पे लगी हुई थी. Because his wife had challenged him to equal Mary Rand's Olympic record over the woman. क्योंकि उनकी वाइफ ने उन्हें चैलेंज किया था कि मैरी रैंड के जो उसने जो हाई जंप किया है, उसका जो लॉन्ग जंप किया है उसने, उसको इक्वल करके बताओ. मतलब जितना उसने किया है उतना जंप करके बताओ. और मैरी रैंड तो एक वुमन थी, तो एक वुमन ने चैलेंज किया कि एक वुमन के चैलेंज को बीट करके बताओ. तो अंकल की इज्जत दांव पे लग गई थी, तो इसलिए उन्होंने रेडिली एक्सेप्ट कर लिया. पॉइंट आउट अ फ्यू एलिमेंट्स इन द पोम दैट मेक इट कॉमिक. कौन से एलिमेंट्स हैं जो ये पोम को बहुत कॉमिक बना देते हैं? So some of the elements which make the poem comic are hyperbole, irony and tone. उसकी जो टोन है, उसमें जो exaggeration यूज हुआ है और जो irony यूज हुई है, यही जो है पोम को बहुत ज़्यादा कॉमिक बना देते हैं. क्लियर? और ये तीनों हाइपरबली और आयरनी हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं. टोन मतलब जिस तरीके से वो चैलेंज कर रहे हैं, जो साउंड कर रहा है वो जिस तरीके से. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आयरनी के बारे में. यू हैव कम अक्रॉस इंस्टेंसेस ऑफ आयरनी इन द पोम. हमने देखा है लाइक सम रिकॉर्ड इट वाज दैट वाज एन आयरनी. तो ये जो आयरनी होती है, अब ये आपको हर सेंटेंस में यहाँ पे सारे इसमें आयरनिक सेंटेंसेस हैं, मतलब इसमें आयरनी है. आपको एक्सप्लेन करना है वो कहना क्या चाहते हैं. जैसे कि द कार इज मूविंग एज फास्ट एज अ बुलक कार्ट. ये जो कार है ना एकदम बुलक कार्ट जितनी फास्ट चल रही है. इसका मतलब क्या है? बेसिकली जो कार है वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है. फैंटास्टिक, नाउ आई हैव अनदर डेज हार्ड वर्क टू लुक फॉरवर्ड टू. अब जैसे आपने पूरा जॉब कर लिया, आपका पूरा काम खत्म हो गया, मैम आपने पूरा होमवर्क भी कर लिया. अब मैम ने क्या बोला? अरे मैंने तुमको गलत होमवर्क दे दिया. एक्चुअली क्या है, ये प्रीवियस चैप्टर का होमवर्क दे दिया था, अब ना तुम्हें इस चैप्टर का होमवर्क करना है. एंड यू सेड वाह फैंटास्टिक, अब मेरे पास एक दिन का और हार्ड वर्क हो गया है. तो बेसिकली आर यू हैप्पी अबाउट इट? नो, यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट. तो आप क्या इसको sarcastically बोल रहे हो. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? द कार इज नॉट मूविंग फास्ट एट ऑल, इट इज इंस्टेड मूविंग एज स्लो एज अ बुलक कार्ट. दूसरे में हम क्या लिखेंगे? द स्पीकर इज अनॉयड एंड फ्रस्ट्रेटेड. यहाँ पे वो बिल्कुल खुश नहीं है. ही इज अनॉयड एंड फ्रस्ट्रेटेड एज हिज वर्क हैज बीन प्रोलॉन्ग्ड, क्योंकि उनका वर्क और लंबा हो गया है फॉर द डे फॉर सम अनअवॉइडेबल रीजंस एंड ही इज सुपर एग्जॉस्टेड. कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से उनको एक दिन का काम और बहुत बढ़ गया है एंड ही इज सुपर एग्जॉस्टेड. वो बहुत टायर्ड है, डजंट वांट टू डू इट. The Titanic, which was advertised as the unsinkable ship, sank on its first voyage. तो यहाँ पे क्या है, जो टाइटेनिक है ओके उसको बड़ा एडवर्टाइज करते थे कि ये जो है मतलब अनसिंकेबल है, ये तो कभी डूब ही नहीं सकती, वो अपनी पहली ही जर्नी में डूब गई. तो हम क्या लिखेंगे? द टाइटेनिक शिप विच वॉज क्लेम्ड एज द अनसिंकेबल शिप
सैंक ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज, उसको जैसे क्लेम किया था कि ये कभी सिंक नहीं हो सकती, वो अपनी पहली ही जर्नी में सिंक हो गई। What a palatial room this is, she exclaimed, looking around at the bare walls. What a palatial room, मतलब palatial का क्या मतलब होता है, एकदम luxurious। लेकिन जब वो अंदर गई तो देखिए उसने रूम में कुछ नहीं है, सिर्फ bare walls है, मतलब खाली walls हैं, फर्नीचर नहीं है, कहीं कोई डेकोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसने बोला वाह वाह वाह, क्या आलीशान रूम घर है, क्या क्या सही रूम है। सो हियर व्हाट डज शी मीन, शी मीन्स द रूम वॉज नीदर लग्जूरियस नॉर स्पेशियस, ना वो बहुत बड़ा था ना वो लग्जूरियस था, स्टिल इट वॉज कॉल्ड पैलेशियल। माई ओल्ड डॉग बाउंसर इज एज एक्साइटेबल एज अ वेट कारपेट। तो मेरा जो डॉग है बाउंसर, वो एकदम इतना एक्साइटेड रहता है जस्ट लाइक अ वेट कारपेट, मतलब किसी काम का नहीं है वो। सो द डॉग इज एक्सट्रीमली लेजी एंड बोरिंग लाइक अ वेट कारपेट। एक वेट कारपेट, गीला कारपेट जैसे यूजलेस होता है, उसका कोई काम नहीं होता है, उस तरीके का उनका डॉग था। ओके अब हम आते हैं प्रोवर्ब्स पे। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? प्रोवर्ब्स स्मॉल लाइक सेंटेंसेस होते हैं, जो सेइंग्स होते हैं बेसिकली। तो आपके जो फोर फादर्स होते हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, तो उसमें कोई सीख होती है। जैसे लोग कहते हैं कि डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब कि जो हो गया वो हो गया, अब उस पर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा दे से यू नो फॉर एग्जांपल होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, मतलब अच्छे से अच्छे का सोचो और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो। तो ये सारे प्रोवर्ब्स हैं जो आपको कोई एक सीख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। ये आपको सीख बोलते हैं वो लोग, इन्हीं को प्रोवर्ब्स कहते हैं। अब हर लैंग्वेज की अपनी प्रोवर्ब्स होती है, हर कल्चर की अपनी प्रोवर्ब्स होती हैं। सो दे आर वेल नोन सेइंग्स व्हिच स्टेट अ जनरल ट्रुथ और अ पीस ऑफ एडवाइस। अंकल एल्फ्रेड्स लॉन्ग जंप इलस्ट्रेट्स टू प्रोवर्ब्स। इसमें जो है दो प्रोवर्ब्स आते हैं। एक लुक बिफोर यू लीप, इसका मतलब क्या होता है? यू शुड नॉट डू एनीथिंग विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। लुक बिफोर यू लीप मतलब छलांग लगाने से पहले देखो, समझो। कोई भी काम करने के पहले ये नहीं कि बस उठ के खड़े होकर कर दिया, आपको उसके कॉन्सिक्वेंस को देखना पड़ता है। दूसरा प्रोवर्ब जो इसमें समझ में आता है, फूल्स रश एंड वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। जहाँ पे समझदार लोग जाने में सोच के जाते हैं, फूल्स जो है वो रश कर जाते हैं। मतलब जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो बिना सोचे बस उसमें घुस जाते हैं, जैसे कि अंकल एल्फ्रेड। फुलिश पीपल अटेम्प्ट टू डू थिंग्स दैट वाइजर पीपल वुड अवॉइड। तो वाइजर पीपल जो लगता है कि नहीं हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, फुलिश जो होते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं हम तो करेंगे, और जाके करते हैं और उसके बाद गलत हो जाता है उनके साथ। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ प्रोवर्ब्स दिए हैं उनको उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। जैसे सबसे पहला दिया है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब होता है जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिनके विचार एक जैसे होते हैं, वो हमेशा साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पीपल ऑफ द सेम सॉर्ट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर। तो जो लोग एक जैसे होते हैं वो हमेशा साथ में पाए जाते हैं। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो हो गया वो हो गया, अब उस पर पछताने का कोई मतलब नहीं है। सो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, वी शुड नॉट वरी अबाउट अ सिचुएशन दैट कांट बी चेंज। जो हो गया वो हो गया, अब उस सिचुएशन को अगर चेंज नहीं कर सकते तो उस पर वरी करने का कोई मतलब नहीं है। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, मतलब जो तुम्हें हेल्प कर रहा है, जो तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है, उसको उसके साथ कभी गलत मत करो। मतलब क्या बोल रहे हैं इसका, डोंट हार्म द पर्सन हु हेल्प्स यू। अगर कोई इंसान तुम्हारी मदद करे तुम उसको हार्म करने का कभी मत सोचो। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बी होल्डर, मतलब आप किसी चीज़ को कैसे देखते हो वो आपकी नज़रों में डिपेंड करता है। कोई आपको बहुत खूबसूरत लग सकता है, हो सकता है वो बाकी लोगों को ना लगे, ये तुम्हारी नज़रों की बात है। मतलब व्हाट वन पर्सन फाइंड्स ब्यूटिफुल माइट नॉट सीम एडमायरेबल टू अनदर। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। आप किसी चीज़ को कैसे देख रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। There is no such thing as a free lunch, मतलब दुनिया में कभी भी कुछ भी फ्री का नहीं मिलता। आपको कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो भी फ्री का नहीं मिलता, आपने कुछ अच्छा किया होगा उसी की वजह से मिलता है। So there is nothing like free lunch, my dear. Things that are offered for free have a hidden cost. अगर कोई आपको बोलते हैं ना इसके साथ ये मुफ्त मुफ्त मुफ्त, इसका मतलब you are already paying for it in some other way. पे तो आप कर रहे हो, क्यों? There is nothing like free lunch. ये हैं इसके आंसर्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कंजंक्शंस पे। कंजंक्शंस हमें पता है क्या होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, जहाँ पे आप दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस को
कुछ वर्ड्स से ज्वाइन करके सिंगल सेंटेंस बनाते हैं उसे हम कहते हैं कंजंक्शंस। ये वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। इफ यू मैन आर सो क्लेवर, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, आई विल शो यू वेयर आई एंड अप। तो ये सारे में देखो, यू मैन आर सो क्लेवर, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे दोनों सेंटेंस इफ से जुड़े हुए हैं। आई विल शो यू वेयर आई एंड अप, आई विल शो यू वेयर आई एंड अप। तो यहाँ पे ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये जो हैं किससे कनेक्टेड है? कंजंक्शन से कनेक्टेड है। अब आपको करना क्या है? अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। हर जगह कंजंक्शंस के आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। जब ऑप्शन दिया होता है तब तो इट इज एक्सट्रीमली इजी। आई नीड टू स्टडी वेल डैश आई कैन पास द टेस्ट। मुझे अच्छे से पढ़ना है ताकि मैं पास कर पाऊँ अपना टेस्ट। ताकि मतलब सो दैट, क्योंकि नहीं आएगा, ताकि आएगा। डैश ही वॉज द बेस्ट एक्टर इन द ग्रुप, ही डिड नॉट गेट द रोल। वो बेस्ट एक्टर था फिर भी उसको नहीं मिला। इफ का मतलब होता है अगर, अगर नहीं। ऑल्दो का मतलब होता है फिर भी, तो हम इधर पे यूज करेंगे ऑल्दो। ऑल्दो ही वॉज द बेस्ट एक्टर इन द ग्रुप, ही डिड नॉट गेट द रोल। They had said the film was good. उन्होंने कहा मूवी अच्छी थी। I watched it, इसीलिए मैंने मूवी देखी। उन्होंने कहा मूवी अच्छी थी इसीलिए मैंने देखी। Since नहीं, so I watched it. He is liked by all because he is kind dash helpful. सब उसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ही दयालु है और हेल्पफुल है। दयालु है और हेल्पफुल है। दयालु है या हेल्पफुल है नहीं बोलेंगे हम। डैश शी वॉज एक्साइटेड, शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उसने स्क्रीम करना चालू कर दिया, मतलब चिल्लाना चालू कर दिया। सो एज का मतलब होता है क्योंकि। सो ये हो गए हमारे आंसर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। वी विल क्रॉस द ब्रिज डैश वी कम टू इट। हम ये ब्रिज क्रॉस करेंगे जब हम वहाँ पहुँचेंगे। ये एक बेसिकली प्रोवर्ब होता है जिसका मतलब होता है कि जब आप उस प्रॉब्लम तक पहुँचोगे उसके तब उससे डील करोगे, अभी ज़रूरत नहीं है। सो वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, जब हम उस तक पहुँचेंगे। आई डोंट नो डैश आई कैन बाय न्यू हेडफोन्स। मुझे नहीं पता कि मैं नए हेडफोन्स कहाँ से लूँगा। कहाँ मतलब वेयर। ही डैश केम इन्फॉर्म्ड अस। ना वो आया ना उसने हमें इन्फॉर्म किया। नीदर ही केम नॉर ही इन्फॉर्म्ड अस। कवर द प्लेट डैश फ्लाइज विल सिट ऑन इट। इसको प्लेट से ढक दो, अदरवाइज वरना क्या होगा, इस पे मक्खियां आ जाएंगी। और फ्लाइज विल सिट ऑन इट। इफ मतलब कवर द प्लेट से फ्लाइज ऐसा नहीं बोल रहे ना कि अगर इस पे मक्खियां बैठ गई ना तो इस पे ढक देना, नहीं, इस पे मक्खियां बैठ जाएंगी इसीलिए कवर कर दो। अदरवाइज क्या होगा, मक्खियां बैठ जाएंगी, तो इसमें हम और लेंगे। Do check your answers dash and correct your mistakes. अपने आंसर्स चेक करो और अपनी मिस्टेक्स करेक्ट करो। एंड ओके, ये हो गए हमारे आंसर्स। आगे बढ़े। अब है indefinite pronouns. So we use indefinite pronouns to refer to people or things without saying exactly who or what they are. मतलब जब हम indefinite pronouns यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल everybody is happy, everything is perfect, nobody is perfect, something is coming up, somebody is at the door, तो तुम्हें यहाँ पे जो ये सारे वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ इसमें तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं nobody, everyone, ये वर्ड्स होते हैं जो आपको, इनको आप इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हो। इनडेफिनेट इसलिए होते हैं क्योंकि आप इसमें डेफिनेट नंबर नहीं बता सकते, ना बता सकते हो आप किसके बारे में बात कर। लाइक somebody is at the door, now can you tell me who is at the door? No, you cannot, कोई है। Like nobody is listening to me, तुम्हें पता है मैं कितने लोगों की बात कर रही हूँ? नहीं। So somebody, something, someone, nobody, nothing, no one, everybody, everything, everyone, ये सारे neither, nor, ये सब क्या होते हैं, इन्हें हम कहते हैं indefinite pronouns। ठीक है। अब आपको यहाँ पे indefinite pronouns को यूज करना है। So complete the sentences. Dash in the buffet looks delicious. मतलब बुफे में जो भी है ना सब बहुत डिलीशियस लग रहा है। अब यहाँ पे तुम समवन इन द ब्यूटी, समवन तो बोलोगे नहीं, एवरीवन भी नहीं बोलोगे। देखो क्योंकि बुफे है, बुफे क्या होता है, जो खाने का पूरा जो आप लगाते हो ना, जो शादी पार्टी में जाते हैं तो जो पूरा उसमें जो अलग अलग डिशेस लगे होते हैं उसे बुफे कहते हैं। तुम क्या बोलोगे, हर चीज़, हर कोई तो बोलोगे नहीं। नो वन, नथिंग, और नथिंग इन द बुफे लुक्स डिलीशियस, ये डिलीशियस ये भी हो सकता है। या तो तुम बोलोगे सम एवरीथिंग
मतलब सब कुछ डिलीशियस लग रहा है, या तो तुम ये भी बोल सकते हो कुछ भी डिलीशियस नहीं लग रहा है, नथिंग इन द बुफे लुक्स डिलीशियस। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है योर मिल्क अपीयर्स टू हैव डैश फ्लोटिंग ऑन इट। ऐसा लग रहा है तुम्हारे दूध में कुछ फ्लोट कर रहा है, कुछ फ्लोट कर रहा है। कुछ को अपन बोलते हैं समथिंग, एनीथिंग नहीं आएगा, समथिंग। योर मिल्क अपीयर्स टू हैव समथिंग फ्लोटिंग ऑन इट। द पॉलिटिशियन डिड नॉट से डैश सेंसिबल इन हिज स्पीच। पॉलिटिशियन ने कुछ भी सेंसिबल नहीं बोला अपनी स्पीच में, कुछ भी। तो यहाँ पे क्या है, द पॉलिटिशियन डिड नॉट से एनीथिंग सेंसिबल। यहाँ पे नेगेटिव जब हम बात करते हैं तो ये एनी वाले यूज होते हैं, तो उसने कुछ भी सेंसिबल नहीं कहा, एनीथिंग। शी वॉज अ मार्वलस पर्सन, शी हेल्प डैश ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। वो एक बहुत अच्छी जो है महिला है, उसने सबकी हेल्प करी, शी हेल्प्ड एवरीवन। ओके, आई कांट रिकॉग्नाइज डैश इन द फोटोज। मुझे इस फोटोज में कोई भी, मैं किसी को भी पहचान नहीं पा रही, क्योंकि कैन नॉट लिखा है, इसका मतलब नेगेटिव है, तो आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज एनीवन इन द पिक्चर्स। डैश रिमेंबर्ड वेयर दे हैड लास्ट सीन टॉमी। किसी को पता नहीं था कि उन्होंने टॉमी को कब देखा, या सबको पता था उन्होंने टॉमी को कब देखा। तो यहाँ पे इधर यू विल राइट नो वन रिमेंबर्ड वेयर दे हैड लास्ट सीन टॉमी, और एवरीवन रिमेंबर्ड, दोनों सही हो सकते हैं। ये रहे हमारे आंसर्स। ओके, आगे बढ़े, चलिए। अब है प्रोनाउंस वेल। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब हम, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें साइलेंट लेटर्स होते हैं, जैसे कि ऑनर, क्या साइलेंट है इसमें, एच। सीन, सीन, इसमें क्या साइलेंट है, एस। हिम, इसमें एन। डाउट, डाउट, इसमें बी। और विसल, विसल में टी, साइलेंट है। अब करना क्या है, बहुत सिंपल काम है। यहाँ पे आपको सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको बता दिया है अगर बी साइलेंट है तो उसके नीचे लिखो पी एच टी एल के जी। ये बहुत ही सिंपल सा है। ओके, इसके मैं वर्ड्स आपको रीड करूंगी एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई। डेट, सिम्पटम, सिम्पटम, एम्प्टी, एयर, सटल, नेल, malign, bristle, rhetoric, moisten, almond, knuckle, campaign, palm. Okay, you have heard everything. Now what you have to do, pause the video, सारे इसमें लिखो. Now I'll show you the answers. Okay, start. So for B we have dead and subtle. P में symptom, empty, प नहीं आता. साइलेंट में एच में रिटोरिक, एयर. टी में ब्रिसल, मॉइसन. आमंड, पाम. नकल, नेल. मलाइन एंड कैंपेन. क्लियर, क्लियर विद द आंसर्स. चलिए अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है ही नहीं. So we are done with our chapter over here, guys. Thank you so much for watching this video. I hope you understood this well. If you have any doubts, please write it in the comment section. And do not forget to visit our website, magnetbrains.com. It's very easy to find the videos over here. All you have to do is select the class, select the subject, then select the topic you wish to study. Your video will appear. That's it. And the most important thing, like and subscribe and share. Don't forget to take care. Bye.